मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 16 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता था। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने ही इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी। उस रात मालकिन तीर्थयात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मुझे हिदायतें दिए जा रही थी। बार बार मुझसे कहती, श्यामू, मेरा पूरे घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम श्यामू है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। इतने साल से मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी, किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख श्यामू, अपनी बेटी मानवी को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में भले वह 16 साल की थी, लेकिन थी अल्हड़ किस्म की। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही, मैं तो दंग सा रह गया था। कैसे मुझसे यह बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी मानवी के साथ ही सोना, इसके कमरे में ही रहना। यह बात सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे उनके कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें। यह तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। मगर वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया वह कह दिया। तुम उसके ही कमरे में सोओगे और वहीं रहोगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें इनकार भी तो नहीं कर सकता था। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि मैं उसके कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीन थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था और उनकी एक बेटी थी, जिसे उन्होंने नाजों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की लव मैरिज थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। मानवी के पैदा होने से कुछ महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे में रहने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 12 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब मानवी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई, मालिक को याद करके। लेकिन फिर उनका दिल अपनी बेटी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत है और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। इतने साल गुजारने के बाद मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी एक एक रुपए का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ पर जाना चाहती हैं। यह सुनकर पहले तो मानवी ने हंगामा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किलों से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी, वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मालकिन मुझे सब कुछ समझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाने को बोला। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं।
मैंने सुकून से सांस लिया और अपने मजे से अपने दोनों पैर टेबल पर रख दिया, रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी देखने लगा। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मानवी आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से करूँगी कि कैसे तुम टेबल पर पैर फैलाकर बैठे हो। मैंने कहा, मालकिन से मेरी शिकायत नहीं करना, और मैंने फौरन टीवी बंद कर दिया। वह बहुत गुस्से में आकर सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वह घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सर झुकाकर कहा कि छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त वह बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह मालकिन की लाडली बेटी थी। इतनी देर में नौकर चाय का कप लेकर आ गया। मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा तो मानवी ने वो चाय उठा ली जो चाय मुझे पीनी थी। वह बड़े मज़े से बैठी हुई पी रही थी। पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मानवी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने रूम के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती है। घर में और नौकरानी भी मौजूद है, आप उसे अपने पास सुला लो। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आ जाओ मेरे कमरे में और जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे बेचैनी सी शुरू हो गई थी। मानवी बेड पर जाकर लेट गई। उसने लाइट ऑफ कर दी। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही वह 16 साल की थी लेकिन मैं तो 16 साल का नहीं था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को उसके साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मेरी एक नज़र बेड पर लेटी मानवी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई वह बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो ही जाऊं। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा कि मानवी नींद में घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ उसको अकेला मत भेजना, इसलिए जब मानवी तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैंने ड्राइवर के साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ाया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी रकम आई, क्या हुआ क्या नहीं, यह हिसाब किताब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मानवी को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी उसको स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा बिजी था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 1 बजे मानवी की छुट्टी होनी थी और अब 2 बज चुका था। जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी, नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे मानवी की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वह मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे काम समेटे और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से में देखा और कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई है।
यह तुम्हारा काम है कि तुम उन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। फटाफट से ड्राइवर के साथ मैं बैठा और स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ मानवी ही स्कूल में थी। वहां का वॉचमैन मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों हो गए हो? मानवी गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर पहुंचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान खिंचवाऊंगी तो फिर मुझसे कहना। मेरी गलती थी, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मुझे गुस्सा आने लगा। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना परेशान हो गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात को मैं थक चुका था। जब मैं मानवी के कमरे में गया तो वह अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। मैं बाहर जाकर सोफे पर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई मौजूद हो। किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। मैंने आंख खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी मानवी के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। बाहर में सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस हॉल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मानवी के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं आकर कालीन पर लेट गया। रात को मानवी नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे पकड़ लो। और बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वह मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी जगह से उठा और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई। काफी देर मैं खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाऊं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं उसके कमरे में ही सोने लगा था। दूसरे दिन एक नौकर ने सेवई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने वह खीर खा ली और रात को मानवी के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आँख खुली। तब मैंने देखा बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 5 बजे थे। इस वक्त तो मानवी नहीं जगती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो मानवी वहां पर कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने सारे नौकरों को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो यह हाल था कि काटो तो खून नहीं। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया था। जब मैंने सारे नौकरों से बात की तो मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को मानवी के कमरे के बाहर देखा था। वह भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनको बता दी। बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि वह घर पर आया ही नहीं है। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची एक लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले पर आ पहुंची थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया
और उसमें साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची मानवी के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया। उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची थी, लेकिन मैं उस घर तक पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे को जोरदार धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। सामने बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने मानवी को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए मानवी मेरे गले से लग गई। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिनों बाद मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन मानवी को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहे। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही मानवी की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।